नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना पर महाराष्ट्र में शुरू हुई शर्मनाक राजनीति, वसूली गैंग का काला कारनामा आया सामने। बंगाल में गरजे अमित शाह, कहा बम, बंदूक और बारूद के मॉडल का होगा खात्मा। राहुल गांधी अब नहीं करेंगे चुनावी रैली, बंगाल में हार देख किया कोरोना का बहाना। दिल्ली में कोरोना पर हालात हुए बेकाबू, मोदी के सामने केजरीवाल ने किया सरेंडर। लुटियन मीडिया की पकड़ी गई चोरी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के नाम पर फैलाई फेक न्यूज। पहली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी पर शर्मनाक राजनीति का मामला सामने आया है। वायरस संक्रमण के खिलाफ कारगर दवा रेमडेसिविर पर राजनीति गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे सरकार की पुलिस दमन स्थित रेमडेसिविर सप्लायर को परेशान कर रही है। पहले उन्हें धमकी दी गई, फिर उसे गिरफ्तार करने थाने उठा लिया। इसके बाद इस मामले में बड़ा मोड़ आया जब पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद थाने पहुंचकर पुलिस वालों की क्लास लगा दी। देवेंद्र फडणवीस का आरोप है कि पुलिस इसलिए तंग कर रही है क्योंकि सप्लायर ने बीजेपी नेताओं के अनुरोध पर राज्य को एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर का स्टॉक देने पर राजी हो गए थे। देवेंद्र फडणवीस की दखल से सप्लायर को छोड़ दिया गया, लेकिन राजनीति अभी भी जारी है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बवाल क्यों मच रहा है? देखिए, बवाल इसलिए मच रहा है कि बहुत दिनों से ये वहाँ की जो अघाड़ी सरकार है, जिसका काम वसूली के अलावा कुछ है ही नहीं, ये गिद्ध मानसिकता के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। ये छाती पीट रहे थे कि रेमडेसिविर हमारे पास नहीं है, ये इंजेक्शन नहीं है तो वो कमी नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा। ये राजनीतिक वो काम करना चाह रहे थे। साल भर से आपने क्या किया भाई? कोई कोरोना खत्म हो गया था? साल भर से आप क्या कर रहे थे वसूली करवाने के अलावा सचिन वाजे और परमवीर सिंह से? तो उसके बाद 4 दिन पहले बीजेपी के कुछ लीडर्स बाकायदा ये आगे बढ़कर के एक मदद के लिए आगे आते हैं, सरकार से परमिशन लेते हैं, जिसमें केंद्र सरकार का भी परमिशन है, उसमें महाराष्ट्र की सरकार का जो FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो उस मंत्रालय से भी उन्होंने क्लीन चिट लिया कि भाई हम दमन के एक कंपनी से जो सप्लायर है उससे हम रेमडेसिविर लेकर के आएंगे। तो 60,000 शीशियाँ ये लेकर के आए। तो जैसे ही लेकर के आए तो मालूम चला कि जैसे ही वो आया, अब इन लोगों के कान में चला गया कि भाई बीजेपी वालों ने केंद्र सरकार की मदद से वो इतनी सारी दवाई लेकर के आ रहे हैं, तो इसमें तो उनकी वाहवाही हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? तो वही काम किया जो अब तक करते आ रहे हैं। एक कोई सचिन वाजे टाइप के जो फ्रॉड किस्म के अधिकारी होते हैं, जो पॉलिटिकल मास्टर्स के आदेश के ऊपर कथक करते हैं, उनको भेज दिया और उसको पकड़ के ले आए कि थाने में, और थाना में वो आता है, गिरफ्तार हुआ नहीं। और पूरे सोशल मीडिया में ये कांग्रेसी, ये एनसीपी, ये दलाल किस्म के जो पत्रकार होते हैं, इन्होंने कह दिया कि भाई इतना कालाबाजारी हो रहा था, ये पकड़े गए, ये बाकायदा अरेस्ट कर लिए गए। अब ये सारा काम तो बीजेपी के लीडर्स और सरकारी परमिशन के जरिए हो रहा था, सारा कुछ लीगल हो रहा था। तब देवेंद्र फडणवीस थाने पहुंचते हैं और उसकी क्लास लगाते हैं। और उसके बाद जैसे ही देवेंद्र फडणवीस को देखते ही ये IPS ऑफिसर की जो है ना घिग्गी बन जाती है। वो कहते हैं कि सर हमें मालूम नहीं था, हम तो सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाए थे, हमारे पास एक इंटेलिजेंस आया था। भाई किसने इंटेलिजेंस दिया? भाई इस तरह से इंटेलिजेंस काम करेगा महाराष्ट्र की? ये सारे के सारे ये वसूली गैंग, ये इस तरह के निर्लज्जता आप दिखाएंगे? इंटेलिजेंस आपको दे रहा है, उसको रिकन्फर्म आप नहीं करेंगे? और ये किस तरह के इंटेलिजेंस वाले हैं? उनको सस्पेंड करना चाहिए कि जो लीगल कार्रवाई हो रही है, केंद्र सरकार से परमिशन मिल रहा है, राज्य सरकार से परमिशन मिल रहा है, दोनों जगह के FDA के द्वारा बाकायदा उसको प्रमाणित किया गया है, बाकायदा सारी चीज़ों को जो है वो लाया गया है, और उसके बाद आप दे देंगे भाई कालाबाजारी हो रहा है। ये तमाशा बंद होना चाहिए। ये गिद्धों वाली राजनीति महाराष्ट्र के अंदर बंद होनी चाहिए। और इन तमाम पुलिस वालों और ये जो इंटेलिजेंस देने वाले लोग जो हैं, खुफिया तंत्र के लोग, ये पता नहीं कहाँ कहाँ कितने कितने सचिन वाजे बैठे हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, ये पता करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बेशर्मी की इंतहा है। आज बंगाल में अमित शाह ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा
कि वो बंगाल में बम, बंदूक और बारूद के मॉडल को बदलकर विश्वास, विकास और व्यापार करना चाहते हैं। अमित शाह ने बताया कि बंगाल में 3 तरह के नागरिक रहते हैं। पहले घुसपैठिए, दूसरे साधारण नागरिक और तीसरे शरणार्थी। पहला घुसपैठ है, जिन्हें दीदी काफी पसंद करती हैं। सिर्फ बीजेपी बंगाल को घुसपैठ से रोक सकती है। दूसरे साधारण लोग हैं, आपके और मेरे जैसे, जिन्हें बंगाल में सेकंड ग्रेड नागरिकों की तरह समझा जाता है। अमित शाह ने आगे कहा, तीसरे हैं मटुआ और नामशूद्र जैसे शरणार्थी, जिन्हें 70 सालों से नागरिकता नहीं मिली और ना ही एक सम्मानजनक जिंदगी। उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए और बीजेपी इसे दिलाएगी। डॉक्टर साहब, अमित शाह के भाषण को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी 3 फेजेस जो है क्रूशियल फेजेस हैं ममता बनर्जी के लिए, और ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जहां मतुआ कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं, और तो और जो शरणार्थी हैं, जो दलित हैं, वो वहाँ पे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब एक अगर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होता है तो जितने भी लोग जो 3 जो मुद्दों को लेकर के वहाँ पे परेशानी है, एक जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है जहाँ बम, बंदूक और बारूद का कल्चर है, जहाँ पे पुलिस वाले जाने से डरते हैं, जहां बंगाल पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ती कि उन इलाकों में जाकर के वहां पे जो इलीगल गतिविधियां हैं उसको जाकर के रोक सके, वैसा नो गो जोन बंगाल के अंदर है, वहां ये चुनाव होने वाले हैं। तो अमित शाह का ये बयान उन मतुआ कम्युनिटी और आम नागरिकों के लिए है, जिनको ये एहसास बार बार दिलाया जाता है कि आप सरकार की नज़र में सेकेंड ग्रेड सिटीजन हैं। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, आप बांग्लादेशी हैं, आप रोहिंग्या हैं, आप इलीगल घुसपैठ हैं, तो आपके लिए सरकार सब कुछ आपके थाली में सजा करके देगी। और अगर आप नॉर्मल नागरिक हैं तो आपके साथ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई आपके साथ कोई सम्मान नहीं दिया जाएगा। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अब ये जो 3 फेजेस जो बचे हुए हैं उसमें 40 से 50 इस तरह की सीटें हैं जहां मतुआ कम्युनिटी का जो है डोमिनेंस है, और वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक मुश्त खड़ा होता है, क्योंकि ये लोग बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं जो शरणार्थी की कैटेगरी में हैं, जिनको अभी तक नागरिकता नहीं दी गई है। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक जो आज लास्ट के 3 फेज के लिए अमित शाह ने बंगाल में खेला है। जी बिल्कुल। बंगाल चुनाव से जुड़ी एक और खबर जो राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, जिसकी मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी चुनावी रैलियों को रद्द करने की घोषणा की है। बंगाल में अभी 3 चरण के चुनाव होना बाकी हैं। राहुल गांधी ने कोविड-19 की खराब होती परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा कि वो अब पश्चिम बंगाल में किसी भी चुनावी रैली में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने बाकी नेताओं से भी चुनावी रैलियों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी क्या वाकई कोरोना की वजह से अपनी रैलियों को रद्द कर रहे हैं या इसका कोई और भी कारण है? देखिए, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, वो उनको खुद समझ में नहीं आता। भाई, बंगाल आपके प्रायोरिटी लिस्ट में है क्या? बंगाल में तो कुल मिलाकर के आप एक बार गए, वहाँ के लोग आपको चाहते भी नहीं हैं, और आप केरल और तमिलनाडु में घूम रहे थे, वहाँ कोरोना नहीं था क्या? ये 4 अप्रैल को जब ये वहाँ पे रैली कर रहे थे, वो हिंदुस्तान में नंबर 2 पोजीशन पे था। हजारों हजार की संख्या में वहाँ पे लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे थे, तमिलनाडु में लोग ग्रसित हो रहे थे, तो आपने क्या वहाँ पे रैली करना छोड़ दिया? आप तो वहाँ गए जहाँ पे कोरोना था, जो उस समय मैंने आप समझिए 1 महीने पहले आप उस राज्य में कैंपेन कर रहे थे जो हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के बाद 2nd नंबर पे था, और आप वहाँ घूम घूम करके वहाँ पे राजनीति कर रहे थे, तब आपको समझ में नहीं आया था। और बंगाल में तो आप आना नहीं चाह रहे थे। एक पूरी आप देखिए 294 सीट है और आपने सिर्फ 1 रैली की है। 2-3 रैली और करते, और क्या करते आप? और इसलिए ये बहाना मार करके उसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि हमने तो अपना ये कर दिया है और बाकी लीडर्स भी अपना तय कर ले। अरे भाई, तुम हारे हुए लीडर हो, तुम्हारा ना आगे है ना पीछे है, बंगाल में तुम्हारा कोई स्टेक नहीं है, तुम रैली करो या ना करो उससे कोई चुनाव में फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोग कांटे की टक्कर से जूझ रहे हैं, ममता और बीजेपी में जिस तरह की लड़ाई हो रही है, लोगों की जान जा रही है, वहाँ पर नेता बीच मैदान में अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ के घर में बैठ जाएगा। ये गांधी परिवार का एक
बहका हुआ राजनीतिक ही कह सकता है। जो जमीन पे काम करने वाला नेता चुनाव के ठीक मुहाने पे मैदान छोड़ के नहीं भाग सकता है। आज दिल्ली से डराने वाली खबर आई है। यहां कोरोना से हालात बेकाबू हो गए हैं। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई देने की मांग की है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि केंद्र के 10,000 बेड में से 7,000 कोरोना के लिए सुरक्षित किए जाएं। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में कोविड-19 के 25,500 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में यहां संक्रमित होने की दर बढ़कर करीब 30% हो गई है और अब सिर्फ आईसीयू बेड की संख्या 100 से भी कम बची है। डॉक्टर साहब, दिल्ली में ना ऑक्सीजन है, न बेड है और ना ही कोई व्यवस्था है। केजरीवाल क्या कर रहे हैं? देखिए, कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अभी एक सप्ताह पहले का एडवर्टीजमेंट आप निकाल के देखिए टेलीविजन चैनल के ऊपर। सब कुछ ठीक है, यहाँ पे सफिशिएंट सारा व्यवस्था हमने कर दिया है। ये दुनिया के सबसे बड़े मुख्यमंत्री हैं, सबसे काबिल मुख्यमंत्री हैं, जो टेलीविजन चैनल पे ऐड बनाने के लिए अपना पूरा टाइम लगाते हैं उसमें। देखिए, आप देखिए, पूरा मेकअप वेकअप करके चेहरा चमकाते हुए वो यहाँ पे आते हैं और जैसे बताते हैं कि भाई बिल्कुल सब कुछ फिट है, सब कुछ नॉर्मल, कोई दिक्कत ही नहीं है। और स्थिति बिगड़ी है, तुरंत हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर। मैं ऐसे नहीं कहता, ये हिंदुस्तान की राजनीति का अकेला नटवरलाल है। ये राजनीति के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। 1 साल तक इसने काहिली की है। 1 साल तक इसने न गरीबों की मदद की, न हॉस्पिटल का इंतजाम किया, न ऑक्सीजन का इंतजाम किया। भाई ये तो स्वास्थ्य, तुम्हारे डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य मंत्री तुम्हारा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तुम्हारा स्वास्थ्य मंत्री? 1 साल से कौन सी नशा लेकर के आप लोग बैठे हुए थे? सब मोदी के सहारे, सब अमित शाह के सहारे। जो बेड्स के जो इंतजाम भी होते हैं वो केंद्र सरकार करती है। सारा केंद्र से पैसा लेकर के केंद्र की व्यवस्था सब कुछ वहां पे दिल्ली में होती है और ये ऐड बनाने के लिए चला जाता है। और ऐड चलाएगा ऐसे जैसे कि ये सबसे ज्यादा कर्मठ काम करने वाला शख्स है। तो ये आज इसकी पोल खुली है। जिस तरह से इसने आज सरेंडर किया है, ये दिल्ली के लोगों को आंख खोलना चाहिए कि ऐसे वैसे व्यक्ति जो जीवन भर फ्री बिजली, फ्री पानी, इस तरह का ढकोसला करके तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तुम कहां से हॉस्पिटल बनाओगे? दूसरा इनिंग खेल रहा है ये, दूसरी बार ये फुल टर्म मुख्यमंत्री है। दिल्ली में इसने एक भी हॉस्पिटल का निर्माण नहीं किया है, एक भी हॉस्पिटल का निर्माण इसने नहीं किया है। और ये बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, टेलीविजन चैनलों को पैसे देने के लिए ये ऐड बनाता है और टेलीविजन चैनल पे चलाता है, ताकि कोई भी टेलीविजन चैनल वाले इसके खिलाफ कोई उल्टी पुल्टी स्टोरी ना करे। कोरोना पर विपक्ष की घटिया राजनीति का एक और नमूना आज देखने को मिला, जब मीडिया और सोशल मीडिया में ये अफवाह फैलने लगी कि जनरल वीके सिंह, जो केंद्रीय सरकार के एक मंत्री हैं, उनको अपने भाई के कोविड संक्रमित होने पर इलाज के लिए गाजियाबाद के डीएम से मदद की गुहार लगानी पड़ रही है। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद डीएम को ट्वीट करते हुए एक शख्स के लिए मदद मांगी थी, लेकिन इस ट्वीट पर अफवाह फैलाने वाला गैंग एक्टिव हो गया और ये खबर फैला दी कि कोरोना की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, केंद्रीय मंत्री को अपने भाई के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, पूरा मामला है क्या? देखिए, ये मूर्खों की टोली है। ये जो क्लब हाउस चैट करने वाले, ये जो अफवाह गैंग जो है, ल्यूटियन गैंग का, अब देखिए ये किस तरह के गिद्ध किस्म के लोग हैं। अफवाह फैला रहे हैं कि स्थिति और खराब हो रही है। भाई, मीडिया का काम क्या होता है कि आप यहाँ पे बकायदा एनआरकी फैला दें? पूरी तरीके से आप दिल्ली सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है किसी भी टेलीविजन चैनल को, क्योंकि पैसे खा रहे हैं। लेकिन एक ट्वीट जो जनरल वीके सिंह ने किया, मैं आपको बता दूं, जनरल वीके सिंह इस वक्त आइसोलेशन में है। वो घर से निकल नहीं रहे, क्योंकि वो खुद तमिलनाडु में वो चुनाव प्रचार में गए हुए थे। उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया, वो घर के अंदर है। एक दूसरी बात, उन्हें किसी शख्स ने मदद की गुहार की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ट्वीट कर दिया उसको, उसके जो डायरेक्ट मैसेज जो डीएम को जो है वहाँ पे जो है वो उन्होंने। अब ये देखिए, ये तो बड़े बड़े ज्ञानी बनते हैं, ट्विटर के चैंपियन हैं, लेकिन अगर उनके ट्वीट को अगर आप देखेंगे तो वो ट्वीट डायरेक्टली एड्रेस टू डीएम गाजियाबाद है। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि प्लीज़ चेक दिस आउट। मतलब ये कि ये डीएम गाजियाबाद को आदेश दे रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे एक मसला है,
चेक किया जाए, इसको चेक कीजिए और मदद पहुंचाइए। और उसमें उन्होंने लिखा, वो जो बकायदा वो है क्या कि किसी ने उन्होंने वो मैसेज दिया होगा, उस मैसेज को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, प्लीज चेक दिस आउट। आप देखिए बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं, आप जो ऑफिशियल्स हैं कि कोई मैटर उनके सामने आता है, वो कहते हैं कि भाई इसको जरा देख लो। तो ये उन्होंने कहा, तो उस ट्वीट में लिखा हुआ था कि मेरे भाई को दिक्कत हो रही है, आप ऐसे वैसे करें। अगर मान लीजिए अगर वो उन्होंने भी किया, भाई आप किस लिए पत्रकार हो, किस लिए पत्रकार हो? पान का दुकान खोल लो, इससे बेहतर है। आपको पता होना चाहिए कि उसका भाई है कि नहीं है। वीके सिंह का भाई गाजियाबाद में रहते हैं या नहीं रहते हैं, और इतनी भी अकल होनी चाहिए। ऐसे तो बड़े बड़े पद्मश्री वाले अवार्डी ये सारे गैंग हैं, पद्मश्री मिला हुआ है, इनको इतनी भी अकल नहीं है कि एक एमपी वो ट्विटर पे डीएम को गुजारिश नहीं करेगा। अगर उसका भाई वाकई में अगर वो संक्रमित होता, वो कोई है ही नहीं भाई, अगर ऐसा होता भी उसे तो फोन करना है कि भाई मेरा भाई को जरा देखो। और ये फोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर डीएम को मालूम होता कि भाई जनरल साहब का कोई या कोई इलाके के एमपी का भाई संक्रमित है, उसकी व्यवस्था वो खुद करते। इतना भी सिस्टम इनको समझ में नहीं आता, लगे अफवाह उड़ाने के। अब देखिए मोदी सरकार के मंत्री जब अपने भाई के लिए ऐसा कर रहे हैं, स्थिति कितनी बिगड़ गई है। बताइए क्या किया जाए, ऐसे लोगों को क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है, ये ला इलाज है। मैं बार बार कहता हूँ, कुछ प्रजाति ऐसे होते हैं जिनकी पूछें जो है ना वो टेढ़ी की टेढ़ी होती है। 20 साल तक उसे एक पाइप में आप सीधे रख दें, पाइप हटाएंगे वो फिर से वो टेढ़ी हो जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।